हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स और बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ भी करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज या किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जान गए हैं तो फिर क्वेश्चंस लगाने आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं इस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। अब ये होता क्या है पहले समझाता हूँ, फिर इसकी परिभाषा आपको लिखवाऊंगा। तो समझिए, देखिए, जैसे आपके पास दो समुच्चय है, मान लीजिए दो समुच्चय इस तरह से हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें एक दो ये दो अवयव हैं, व एक समुच्चय बी है जिसमें तीन चार इस तरह के अवयव हैं। तब इनके कार्तीय गुणन को हम ए गुना बी लिखते हैं और पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में किस तरह के अवयव होते हैं? क्रमित युग्म होते हैं। क्रमित युग्म मतलब 1 और 3 का क्रमित युग्म, 1,3, फिर 1 और 4 का क्रमित युग्म, इसके बाद 2 और 3 का क्रमित युग्म, फिर 2 और 4 का क्रमित युग्म। ठीक है, तो ये होता है ए क्रॉस बी। अब इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, दो समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ ए क्रॉस बी में ए बी जैसे ए कोमा बी जैसे क्रमित युग्म वाले एलिमेंट होते हैं, सच दैट ये जो स्मॉल ए है ये आता है पहले समुच्चय ए से, और जो स्मॉल बी है वो आता है दूसरे समुच्चय बी से। ठीक है, ऐसे हम ए क्रॉस बी को परिभाषित कर सकते हैं, यानी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना है संबंध के बारे में। संबंध यानी रिलेशन। अब ये संबंध कैसे बनेगा, देखिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जो हमारे पास दो समुच्चय होंगे उनका जो गुणन होगा ए क्रॉस बी, उसमें ऐसे क्रमित युग्मों वाले एलिमेंट होंगे। अब इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है, अर्थात ये क्रमित युग्म है, ये संबंध कहलाता है ए से बी में। तो संबंध क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, यानी उसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में से ही लिए जाते हैं। अब इस बात को अगर हम पहले परिभाषित करें तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे, देखिए। समुच्चय ए से
बी में एक अन्य समुच्चय आर कोमा संबंध कहलाता है यदि आर सबसेट हो ए क्रॉस बी का। ठीक है, यानी आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में से लिए गए हों। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं तो उदाहरण इसका इस तरह से दे सकते हैं, जैसे माना ए क्रॉस बी जो है वो यही ले लेते हैं जो ऊपर हमने लिया हुआ है, 1 3 1 4 2 3 और 2 4 इस तरीके से है, तथा आर कोमा ए क्रॉस बी। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, सबसे पहले हम आर के एलिमेंट ले लेते हैं। आर के एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 3 1 4 और 2 3। ठीक है, ये हमने ले लिए। अब जैसे ए क्रॉस बी ये ले रखा है हमने, आर में ये वाले एलिमेंट ले लिए हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में से ही लिए गए हैं, यानी आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। इट इज़ इम्प्लाई आर कोमा ए क्रॉस बी में एक संबंध है, या ए से बी में एक संबंध भी इसको कह सकते हैं। समझ गए ना? चलिए, अब हमें पढ़ना है संबंधों के प्रकार। तो देखिए, संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतुल्य संबंध, जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बुलाते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सममित संबंध, जिसको हम सिमेट्रिक बुलाते हैं। और तीसरा होता है संक्रामक संबंध, जिसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। अब हमें बारी बारी से इन तीनों के बारे में जानना है। और एक चौथा रिलेशन और बता देता हूँ। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन बन जाए, अगर किसी सेट के लिए ये तीनों रिलेशन बन जाए, तो हम उसको तुल्यता संबंध कह देते हैं, यानी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। अब हमें स्वतुल्य संबंध के बारे में जानना है। इसको हम किसी भी संबंध को परिभाषित करने के लिए हमारे पास कम से कम एक समुच्चय होना बहुत ही आवश्यक है, और उस समुच्चय के एलिमेंट्स के ऊपर ही हम इस रिलेशन को दिखाते हैं। तो देखो, मान लो कि माना एक समुच्चय ए है। अब ए कुछ भी हो सकता है, यानी आगे चलकर ये ए सम संख्याओं का समुच्चय भी कहला सकता है, विषम संख्याओं का समुच्चय कहा जा सकता है, या कोई भी जो डेफिनेशन दी जाएगी उसी तरीके से ये हो जाएगा। माना एक समुच्चय ए है, तब एक
संबंध ऐसे लिखेंगे, तब ए पर एक संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि हमने इस ए में से, ये जो हमें ए दे रखा है, उसमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया जिसे मैं स्मॉल ए कह रहा हूँ, ये ए का एलिमेंट होना चाहिए और ए का ए के साथ ही एक संबंध होना चाहिए, यानी ए कोमा ए जैसा क्रमित युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स कर जाना चाहिए। ठीक है, समझे? और क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से और ज़्यादा क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, माना ए दे रखा है आपको एक सेट जिसमें 1 2 3 जैसे अवयव दे रखे हैं, और आर दे रखा है आपको एक रिलेशन जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 माफ़ी चाहूँगा, 4 इसमें नहीं है इसलिए 4 नहीं लेंगे, इसकी जगह पर मैं 1 3 ले लूँ और फिर 1 2 ले लूँ। ठीक है, इस तरह से। अभी तो मैं आपको केवल उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्वतुल्य का मतलब है ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ ही क्रमित युग्म हमें आर में से मिल जाना चाहिए, यानी 1 1 2 2 और 3 3 जैसे क्रमित युग्म हमें सब आर में से मिल जाने चाहिए, तब हम इस आर को स्वतुल्य कह सकते हैं। अब हम लिखेंगे चूँकि 1 2 और 3 तीनों किसके एलिमेंट हैं? इस सेट ए के एलिमेंट हैं, इम्प्लाइज दैट 1 का 1 से ही क्रमित युग्म, 2 का 2 से ही क्रमित युग्म और 3 का 3 से ही क्रमित युग्म, यानी 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध और 3 का 3 से संबंध, ये क्रमित युग्म देखने से आर में से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये देखिए ये तीनों हैं, इसका मतलब ये आर में है और आर स्वतुल्य है। तो उम्मीद है कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। नंबर 2 पर आता है सममित संबंध। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सममित संबंध क्या होता है, पहले मैं आपको परिभाषित करा दूं इसे। देखो स्वतुल्य के लिए हमने दिए गए समुच्चय ए का केवल एक एलिमेंट लिया था, लेकिन सममित संबंध के लिए दिए गए समुच्चय ए के 2 एलिमेंट लेते हैं। याद रखिएगा, स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट और सममित के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं। तो माना ए कोई समुच्चय है। देखिए इस चैप्टर में ना परिभाषाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 एक एक करके सभी परिभाषाएं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस चैप्टर में आपने परिभाषाएं सीख ली, उन्हें लिखना सीख लिया, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। माना ए कोई समुच्चय है, तब ए पर एक संबंध आर सममित कहलाता है यदि, अब मैंने अभी बताया था कि सममित के लिए 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी, ये किसके हैं? ए के हैं। तथा सममित के लिए 2 एलिमेंट लेकर ए के
एक एलिमेंट लेते हैं आर का, और वो आर का जो एलिमेंट होता है वो ए बी का क्रमित युग्म होता है, तथा हम ये भी कहते हैं कि ए कोमा बी ये क्रमित युग्म है किसका, आर का, यानी ए का बी से संबंध है। और अगर हम ये दिखा पाए कि बी का भी ए से संबंध है, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो हम इसको सम्मित कह देते हैं। यानी दिए गए संबंध की परिभाषा से हम अगर ए बी के क्रमित युग्म को परिभाषित कर सकते हैं, तो इनके क्रम को बदलकर बी ए को भी परिभाषित कर दें और वो उसके अनुसार परिभाषित भी हो जाए, तब हम कहते हैं कि दिया गया संबंध सम्मित संबंध है। अब जैसे एक उदाहरण लेता हूँ और उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर ए को लिखा है 1 2 3 और आर को लिखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 और 2 1 2 3। अब सबसे पहले मैं इस समुच्चय ए के कोई दो एलिमेंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 1 और 2, 1, 2, ये दोनों ए के एलिमेंट हैं। और इस आर में से एक एलिमेंट ले लेता हूँ जिसमें ये दोनों आए हों। तो आर में से मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया 1, 2, ये आर का है। तब चूँकि अब देखिए अगर मैं इसका क्रम बदल दूँ, 2 को पहले लिख दूँ 1 को बाद में लिख दूँ, तो ये भी मुझे इस आर में से ढूंढने से मिल जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे आर में ढूंढूँ तो देखिए ये यहाँ पर स्थित है। तो अगर 1 2 रिलेशन आर में है और इनका क्रम बदलने पर जो एलिमेंट बन रहा है वो भी रिलेशन आर में मिल जाए, तब हम इसको कहते हैं कि आर सम्मित संबंध है। समझ गए? अतः आर सममित है। अब उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। देखिए ये शब्द आपने पहले भी कहीं सुना होगा, संक्रामक। तो संक्रामक रोगों के बारे में आपने सुना होगा। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं और दूसरे से तीसरे में लग जाते हैं। तो ये संबंध भी ठीक इसी तरह का संबंध होता है। अगर एक का दूसरे के साथ है, दूसरे का तीसरे के साथ है, तो अगर पहले का और तीसरे का संबंध भी वही हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एक संक्रामक संबंध है। अब शायद बताने से आपको क्लियर ना हो रहा हो तो डेफिनेशन लिखेंगे और क्लियर होगा, और फिर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए भी हमें एक सेट चाहिए। माना ए एक समुच्चय है, तथा आर कोमा ए पर एक संबंध है, तब आर संक्रामक होगा। यदि, अब ध्यान से समझिएगा, ए बी और सी तीन एलिमेंट लिए हमने इस सेट ए के, ठीक है। स्वतुल्य के लिए कितने लिए जाते हैं? एक अवयव। सम्मित के लिए 2 अवयव और स्वतुल्य के लिए 3 अवयव लिए जाते हैं इस समुच्चय ए के। तथा 2 अवयव लेंगे हम इस सेट आर में से जो इनके क्रमित युग्म होंगे, और ऐसे कहेंगे तथा यदि ए बी का क्रमित युग्म व बी सी का क्रमित युग्म ये रिलेशन में बिलोंग्स करते हैं, यानी ए का बी के साथ जो संबंध है वही बी का सी के साथ भी है। तो अगर ऐसा हो जाए कि ए का सी के साथ भी वही संबंध हो जाए, दैट मीन्स ए सी का क्रमित युग्म भी आर में से ही मिल जाए, आर में बिलोंग्स कर जाए, तब हम कहते हैं कि ये संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक है। अब इसको उदाहरण की सहायता से समझें।
उदाहरण की सहायता से पहले मैं आपको व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक्स वाई जेड 3 आदमी हैं और मैं कह रहा हूँ एक्स वाई का सगा भाई है और वाई जेड का सगा भाई है, तो एक्स भी तो जेड का सगा भाई होगा ना। तो एक्स का वाई के साथ जो संबंध है वही वाई का जेड के साथ है और वही एक्स का जेड के साथ है। तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। अब इसको उदाहरण लेकर और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे। मैंने एक सेट ए लिख दिया है, 1 2 3 जैसे एलिमेंट है इसमें, और एक संबंध आर लिख दिया है जो इस ए का संबंध है, जिसमें मैंने 1 1 1 2 2 3 और 1 3 जैसे अवयव ले लिए हैं। अब मैं इसके कोई 3 अवयव ले लेता हूँ। तो 3 अवयव हैं ही इसमें, इसलिए मैं 1 2 3 को लिखता हूँ कि ये ए के एलिमेंट हैं और इनका बारी बारी से क्रमित युग्म लेते हैं और इस तरह से लेना है क्रमित युग्म। अब की बार क्रमित युग्म हम इसमें से उठाते हैं और हमें इस तरह से क्रमित युग्म लेना है कि एक जो क्रमित युग्म हम ले चुके होंगे, अगले क्रमित युग्म का पहला अवयव वही होना चाहिए जो इस क्रमित युग्म का अंतिम अवयव है। समझ गए? मैं कह रहा हूँ अगले क्रमित युग्म का पहला अवयव वही होना चाहिए जो इस वाले क्रमित युग्म का, जिसको हम ले चुके हैं, उसका अंतिम अवयव है। यानी मुझे इनमें से अब ऐसा क्रमित युग्म उठाना है जिसमें पहले 2 आया हुआ होगा। तो इसमें 2 आया हुआ है, इसको मैंने ले लिया और ये रिलेशन आर में से मैंने ले लिए। ठीक है, अब मैं बीच में से इस 2 को हटा दूं, 1 और 3 को ले लूं। इसका क्रमित युग्म भी इस रिलेशन में से मिल जाना चाहिए, जो कि मुझे मिल भी रहा है। तो यहाँ पर ये भी रिलेशन में है, तो इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक है। उम्मीद है समझ चुके होंगे आप अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, यानी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब हम उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो, तब वह तुल्यता संबंध कहलाता है। क्लियर? अब 2 एडिशनल हमारे पास और हैं संबंध जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक होता है रिक्त संबंध। एम्प्टी रिलेशन। अब ये रिक्त संबंध क्या होता है? देखो, कोई भी संबंध जो है, मैंने अभी आपको पहले डिफाइन किया था कि वो ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट, कोई सबसेट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन, कोई भी एक सेट आर जो है वो रिलेशन होता है अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, या फिर अगर मेरे पास केवल एक सेट है तो आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो इसको अगर परिभाषित करना है तो हम इस तरह से परिभाषित करेंगे, किसी समुच्चय ए पर एक संबंध आर
रिक्त संबंध कहलाता है यदि R फाई हो। ठीक है, यानी जो हमें रिलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्रमित युग्म बन ही न पाए, तब हम उसको कहते हैं कि वो एक रिक्त संबंध है, जबकि ये फाई भी सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A का। ओके, समझ गए। अब जैसे मैं आपको कहूँ, उदाहरण के लिए समझाऊँ आपको, उदाहरण मैंने एक सेट A ले लिया है जो कि जिसमें 2 4 6 जैसे एलिमेंट हैं, और एक रिलेशन R इस तरह से ले रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा इसको, जिसमें x y जैसे एलिमेंट होने चाहिए, सच दैट x में से y को घटाकर विषम संख्या आनी चाहिए, विषम संख्या है। तो अब आप इस सेट A के एलिमेंट्स को लेकर देखिए, क्या किसी में से भी किसी दूसरे एलिमेंट को घटाने पर विषम संख्या आएगी? नहीं आएगी। अगर 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है जो कि सम संख्या है, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 आता है जो कि सम संख्या है, 6 में से 4 घटाते हैं तो भी 2 आता है, ये भी सम संख्या है। तो चूंकि R जो है यहाँ पर वो फाई है, इसलिए R रिक्त समुच्चय है। समझ गए? इसके बाद हमें जानना है सार्वत्रिक संबंध के बारे में। सार्वत्रिक संबंध, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, समझिएगा। देखो, यदि ऐसा हो जाए कि किसी समुच्चय A पर एक संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R जो है वो A क्रॉस A के ही बराबर हो जाए, यानी A का प्रत्येक अवयव, R का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ पर अगर मैं सम संख्या लिख दूँ, x माइनस वाई एक सम संख्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनमें से प्रत्येक को एक दूसरे में से घटाने पर सम संख्या आ रही है, अतः R सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई सम संख्या है, एक सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। समझ गए? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़कर देखते हैं। सबसे पहले इसके उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड्स के लिए, और लगभग 40 to 50% हिस्सा पेपर का उदाहरणों में से ही दिया जाता है, तो इसलिए सभी उदाहरण को सोल्व करेंगे। उदाहरण 1 आपके सामने है। कहा गया है, मान लीजिए कि A किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि R में AB जैसे एलिमेंट हैं सच दैट A B की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा R डैश बराबर AB सच दैट A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। देखिए, हल करते हैं। हमें A दिया हुआ है, A में X जैसे एलिमेंट हैं सच दैट X किसी स्कूल
का विद्यार्थी है तथा X एक बालक है। ओके, अब हमें R दिया हुआ है। R में A, B जैसे एलिमेंट हैं सच दैट A, B की बहन है। अब ये रिलेशन R इम्पटी होगा क्योंकि हमारे पास जो सेट A दिया हुआ है उसमें केवल बालक हैं, कोई भी बालिका नहीं है, और कोई भी बालक किसी दूसरे बालक की बहन नहीं हो सकता, भाई हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ रिलेशन है ए बी सच दैट A, B की बहन है, इसमें कोई भी एलिमेंट A का नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A के लिए ये जो रिलेशन R होगा ये बराबर होगा फाई के। सामने कारण दे देंगे क्योंकि कोई भी बालक दूसरे किसी बालक की बहन नहीं हो सकता। अतः यह सिद्ध होता है कि R एक रिक्त समुच्चय या रिक्त संबंध है। इसमें एक रोस A के किसी भी एलिमेंट को शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरा है हमारे पास R डैश। R डैश किस तरह से है, इसमें A B जैसे क्रमित युग्म है सच दैट A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ठीक है, तो यहाँ R में ना A क्रॉस A के हर एक एलिमेंट को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चा इसमें से ले लीजिए, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बालक ले लीजिए, किन्हीं दो बालकों को ले लीजिए और उनकी हाइट को नापकर जब हम उनको घटाएंगे तो अंतर 3 मीटर से हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि अब एट प्रेजेंट इतना लंबा मनुष्य अब कोई भी नहीं है जिसकी हाइट को हम घटाएं दो मनुष्यों की और वो 3 मीटर से अधिक हो जाए। तो ये 3 मीटर से कम ही रहने वाला है, अर्थात R डैश में A क्रॉस A के प्रत्येक अवयव को शामिल किया जा सकता है, चूँकि किन्हीं भी दो बालकों की ऊंचाइयों में हमेशा अंतर 3 मीटर से कम ही रहेगा। इसलिए R का प्रत्येक अवयव, माफ़ी चाहूँगा, A का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित होगा।
एक दूसरे से संबंधित होगा। मतलब है कि हम लिख सकते हैं आर डैश जो है वो ए क्रॉस ए के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर एक सार्वत्रिक संबंध है। आर एक सार्वत्रिक संबंध है, यानी यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन उदाहरण 1 का। उदाहरण 2 समझिए, आपके सामने है। कहा है मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में r बराबर t1 और ये होगा t2 सच दैट t1 t2 के सर्वांगसम है एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि r तुल्यता संबंध है। ध्यान से देखिएगा इसका हल कैसे करना है। देखो, अब की बार जो हमारे पास सेट A है ना, वो T के बराबर दिया हुआ है। और T क्या है? किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। ओके, और जो हमें इसमें रिलेशन R दिया हुआ है, R हमें दिया हुआ है कि इसमें T1 T2 जैसे एलिमेंट हैं सच दैट T1 T2 के सर्वांगसम है। सर्वांगसम याद आया? कक्षा 9 में आपने पहली बार त्रिभुजों की सर्वांग समता को बड़ी गहराई से पढ़ा है। तो ये वही वाले त्रिभुज हैं। सर्वांगसम मतलब इनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो हमें कहा है कि सिद्ध करो ये एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम इसकी स्वतुल्यता को सिद्ध करेंगे। स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिविटी। देखो, मैंने आपको अभी जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो उसमें बताया था कि जब भी आप स्वतुल्य सिद्ध करोगे तो आपको दिए गए सेट A यानी यहाँ पर जिसको T कहा गया है उसका कोई एक एलिमेंट लेना होता है। तो मैं वो एक एलिमेंट ले लेता हूँ T1। अब ये T1 बिलोंग्स करता है T में, ठीक है। और इसका इससे ही रिलेशन अगर बनाए, अब यदि T1 T1 बिलोंग्स करेगा R में, तो इसका मतलब, अब इसमें परिभाषा लगाओ दिए गए इस सेट रिलेशन R की, कि अगर T1 T2 का एक क्रमित युग्म बनाया जाए वो केवल तब बन सकता है जब T1 और T2 के सर्वांगसम होगा। तो अगर मैं T1 के का एक क्रमित युग्म बनाऊं तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम तो होता ही है। तो इसको हम लिखेंगे T1 के सर्वांगसम है। और अगर हम देखें, लिखेंगे चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होगा, इसलिए T1 ये जो है ना इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। और जब ऐसा हो जाता है कि किसी एक एलिमेंट को लिया हमने दिए गए सेट में से और उसका उसी के साथ क्रमित युग्म हमने दिखा दिया इस रिलेशन R में, तो हम कहते हैं कि R स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमें इसकी रिफ्लेक्सिविटी, तो ये तो चेक कर लिए, सममितता देखते हैं। सममितता,
यानी सिमेट्रिविटी। अब सिमेट्रिविटी के लिए यानी सममितता के लिए मैंने आपको बताया है कि दो एलिमेंट लेने होते हैं इस दिए गए सेट ए के। तो मैं दो एलिमेंट मान लेता हूँ T1 और T2, ये इस सेट T में से लिए गए हैं, ठीक है। अब एक एलिमेंट लेना होता है हमें इस रिलेशन R का, वो मैं T1 और T2 ही ले लेता हूँ, इनका क्रमित युग्म बना लेता हूँ T1, T2, ये इस रिलेशन R में है। अब अगर ये इस संबंध R में है तो संबंध की परिभाषा का यूज कीजिए। T1 T2 इस संबंध में तब हो सकते हैं जब T1 T2 के सर्वांग होगा। तो इसका मतलब हुआ T1, T2 के सर्वांग है, ठीक है। अब अगर T1 T2 के सर्वांग है तो भाई T2 भी तो T1 के सर्वांग होगा। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट T2, T1 के सर्वांग है। अब ये सीधा तो प्रूव हो ही रहा था, उल्टा भी प्रूव हो रहा है। इसका मतलब इस क्रमित युग्म को उलट कर हम T2, T1 लिख सकते हैं और ये भी रिलेशन R में बिलोंग करेगा। और जब ऐसा हो जाता है कि T1 T2 रिलेशन R में हो और T2 T1 भी रिलेशन R में हो जाए तो हम R को सममित कहते हैं। इम्प्लाइज दैट R सममित संबंध है, ओके। अब हम चेक करेंगे इसकी संक्रामकता अर्थात ट्रांजिटिविटी। संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है दिए गए सेट के। तो हम वो 3 एलिमेंट क्रम से T1, T2 और T3 ले लेते हैं जो इस सेट T में से लिए हैं। अब हम पहले दोनों और बाद के दोनों के क्रमित युग्म लेते हैं, यानी T1 T2, या लिखें तथा T2 T3, ये इस सेट R में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। अब अगर ये इस संबंध R में है तो संबंध की परिभाषा अनुसार T1 T2 के सर्वांग सम होगा। T1, T2 के सर्वांग सम है। वे T2 और T3 इस संबंध में है, इसका मतलब T2, T3 के सर्वांग सम है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर T1 इस T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है तो T1 भी तो T3 के सर्वांग सम होगा। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट T1, T3 के सर्वांग सम है। अब देखिए, अगर T1 T3 के सर्वांग सम हो गया तो इनका क्रमित युग्म T1, T3 ये रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन की परिभाषा को, रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि T1 T2 और T2 T3 रिलेशन में बिलोंग्स कर रहे थे, बीच में से ये T2 हट गया तो T1 और T3 का जो क्रमित युग्म है वो भी रिलेशन में चला गया। इसका मतलब R संक्रामक है। R संक्रामक संबंध है। अब इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण 3 देखिए। इसमें हमसे कहा है, मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। R दिया हुआ है L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। ठीक है, हमें दिया गया है L क्या है? समस्त रेखाओं का समुच्चय। और R दिया हुआ है हमें L1, L2 जैसे एलिमेंट है इसमें, सच दैट L1, L2 पर लंब है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होता है जो हम L में से लेते हैं। तो हमने वो एलिमेंट L1 ले लिया है जो इस L में बिलोंग करता है। अब चूंकि अगर हम इस रिलेशन की डेफिनेशन को देखें तो L1 L2 पर लंब होनी चाहिए। तो अगर हम इसे केवल L1 के लिए देखें तो कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होती है। ठीक है, लंब रेखाएं तो आप जानते ही हैं, इस तरह की रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो लिखेंगे चूंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए L1, L1 जैसे क्रमित युग्म रिलेशन R में नहीं जा सकते। और इसका मतलब है कि R जो है स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है सममितता की। सममित के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो वो 2 एलिमेंट हमें इस L में से लेने होते हैं। मैं उन एलिमेंट को एक तो L1 और दूसरा L2 ले रहा हूँ जो इस L में बिलोंग करते हैं। और एक हमें क्रमित युग्म चाहिए R में से जो इन दोनों का ही क्रमित युग्म होना चाहिए। तो L1, L2 ये रिलेशन R में बिलोंग करते हैं। कब बिलोंग करेंगे? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर L1 L2 पर लंब होगा, L1, L2 पर लंब है। अब ज़रा समझिए, ये एक रेखा मैंने खींची थी यहाँ पर, इसको आप L1 मान लो, इसको आप L2 मान लो। देखो L1 ना L2 पर लंब है, तो L2 भी तो L1 पर लंब है ना, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है। तो इसे हम कह सकते हैं L2, L1 पर लंब होगी। ठीक है, और ये उल्टा सीधा दोनों तरीके से प्रूव हो रहा है। इसका मतलब इस क्रमित युग्म को बदलकर हम L2, L1 बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं अतः R एक सममित संबंध है। तो R सममित संबंध हो गया।
इसके बाद हम इसकी संक्रामकता देखते हैं। संक्रामक के लिए कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3 एलिमेंट। तो इसको हम एक तो L1 ले लेते हैं, L2 ले लेते हैं और L3 ले लेते हैं। किस में से लिए? ये L में से लिए। पहले 2 का क्रमित युग्म L1, L2 और बाद के 2 का क्रमित युग्म L2, L3, ये बिलोंग्स करेंगे रिलेशन R में। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन हम कह सकते हैं कि L1 L2 पर लंब है। L1, L2 पर लंब है, तथा हम ये भी कह सकते हैं कि L2 L3 पर लंब है। L2, L3 पर लंब है। लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्या L1 L3 पर भी लंब होगी? देखिए, एक लाइन यहाँ मैंने खींच दी, ये वाली, ये है L1। एक लाइन ये खींच दी मैंने, ये है L2। अब L1 L2 पर लंब है और एक मैंने ये लाइन खींच दी L3। L3 L2 पर लंब है। तो L1 और L3 के बीच में क्या संबंध हुआ? L1 तो L3 के समांतर हो गई ना, तो यहाँ हम लिखेंगे L1, L3 के समांतर है। और जो हमारे पास संबंध है उसमें केवल वे ही क्रमित युग्म जाएंगे जिनमें पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंब होगी। तो यहाँ पर जो क्रमित युग्म L1 L3 हम बना रहे हैं वो इस रिलेशन R में नहीं जा सकता, नॉट बिलोंग्स टू R लिखेंगे। और जब ऐसा हो जाता है तो हम लिखते हैं R संक्रामक नहीं है। समझ आया? तो इस प्रकार हम सिद्ध कर चुके हैं, लिखेंगे इस प्रकार R सममित है किंतु न स्वतुल्य है व न ही संक्रामक। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका प्रूफ। उदाहरण 4 समझिए। इसमें हमें कहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। सिंपल है, देखिए हमें A का मान दिया हुआ है अब की बार 1, 2, 3 और R का मान दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। देखो, सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट कोई भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए या फिर 2 ले लीजिए या फिर 3 ले लीजिए और इनका खुद के साथ क्रमित युग्म वो R में बिलोंग्स कर जाना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं A में 3 अवयव हैं और तीनों के खुद से ही क्रमित युग्म इस रिलेशन में बिलोंग्स करते हैं। इसका मतलब R स्वतुल्य है। इसके बाद सममित देखिए। सममित के लिए हमें इस रिलेशन R का कोई एक जोड़ा लेना है। जैसे ये 1, 2 ये बिलोंग्स करता है R में, परंतु
अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ 2,1, क्या वो इस रिलेशन आर में है? 2,1 नहीं है ना, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, इसलिए आर सममित नहीं है। इसके बाद है संक्रामक। संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। 3 एलिमेंट्स तो हम लेंगे किसके? ए के। और इस आर में से हम 2 क्रमित युग्म उठा लेते हैं, ये वाले दोनों उठा लेते हैं। 1 2 2 3 ये रिलेशन आर में बिलोंग्स करते हैं। परंतु अगर बीच में से 2 को हटा दें तो 1 3 जैसा क्रमित युग्म बनेगा। क्या 1 3 इसमें कहीं आया है? ये इसमें कहीं नहीं आया है, इसलिए हम कहेंगे आर संक्रामक भी नहीं है। तो अब इसका फाइनल रिजल्ट लिखने की बारी आती है, जो हम इस तरह से लिखते हैं। अतः आर स्वतुल्य है परंतु सममित तथा संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये था उदाहरण 4। अब हम देखते हैं उदाहरण 5। उदाहरण 5 में कहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर AB सच दैट संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। देखिए, अब की बार हमें समुच्चय Z दिया है। Z मतलब सभी पूर्णांकों का समुच्चय, और R हमें दे रखा है AB जैसे एलिमेंट हैं, क्रमित युग्म है उसमें, सच दैट संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो सबसे पहले इसको स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट लेना है इस Z का। तो मान लेते हैं A कोई पूर्णांक है, यानी A बिलोंग्स टू Z। तब अगर मैं A में से A को ही घटाऊँ, जैसे यहाँ A में से B को घटाया गया है, अगर मैं A में से A को ही घटाऊँ तो आता है 0, और 0 तो 2 से विभाजित होता है। 0 तो हर किसी संख्या से विभाजित होता है, तो 0,2 से विभाजित है, इसलिए A का A से ही क्रमित युग्म इस रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएगा, और इम्प्लाइज दैट R स्वतुल्य होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सममित। सममित कैसे देखेंगे? सममित के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए, यानी A और B 2 पूर्णांक हैं। वे हम साथ ही साथ मान लेते हैं कि A B जैसे क्रमित युग्म इस रिलेशन R में बिलोंग्स करते हैं। ये कब बिलोंग्स करेंगे? जब A माइनस B 2 से विभाजित होगा। अगर A माइनस B 2 से विभाजित है तो मैं माइनस कॉमन लेकर इसको B माइनस A लिख देता हूँ। बात तो अब भी वही है, क्योंकि पूर्णांकों के लिए ये सत्य है। उदाहरण के लिए A का मान आप 4 ले लो और B का मान आप 2 ले लो, तो 4 माइनस 2 करके आता है 2, जो कि डिविजिबल है 2 से, यानी विभाजित है 2 से।
अब मैं यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ये 2 माइनस 4 आ जाएगा। 2 में से 4 घटाऊँ तो माइनस का 2 आता है और माइनस माइनस फिर से प्लस। अब भी क्या है, ये 2 से विभाजित है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको भी 2 से विभाजित कह सकते हैं। और अगर ये माइनस बी माइनस ए 2 से विभाजित है तो चाहे आप माइनस का चिन्ह हटा भी दें तब भी बी माइनस ए 2 से विभाजित ही रहेगा। अगर b माइनस ए भी 2 से विभाजित हो रहा है तो हम कह सकते हैं b कोमा ए जैसे क्रमित युग्म भी इस रिलेशन R में बिलोंग्स करेंगे। और चूंकि ए भी इसमें बिलोंग्स कर रहा था, बदले में बी ए भी इसमें बिलोंग्स कर गया, तो इम्प्लाइज दैट R सममित हो गया। R सममित संबंध है। ओके, इसके बाद हम इसकी संक्रामकता को चेक करेंगे। संक्रामक, संक्रामक के लिए आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, जिनको मैं क्रम से ए बी और सी ले लेता हूँ। ये जेड में से लिए गए हैं। अब मैं इनके 2-2 के क्रमित युग्म बनाता हूँ, ए बी और बी सी, और मानकर चलते हैं कि ये रिलेशन आर में होंगे। अब इनकी डेफिनेशन लगाएं। ए बी अगर संबंध आर में है तो ए माइनस बी कोमा 2 से विभाजित है। इसका मतलब है कि a माइनस बी का वैल्यू ना या तो 2 आ सकता है या 2 का कोई गुणा जा सकता है। वो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। तो मैं इसको प्लस माइनस 2 और 2 के साथ लिख दूँ k, जहाँ k का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। वह अगर बी सी आर में है तो b माइनस सी कोमा 2 से विभाजित है। तो इसका मतलब b माइनस सी का मान जो है ना, वो या तो 2 आ सकता है या 2 का गुणा जा सकता है, यानी 2 4 6 8 10 या फिर 0 आ सकता है। और प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। तो इसलिए मैं इसको प्लस माइनस 2, यहाँ तो मैंने k लिया था, यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ, जैसे k के साथ म्यू ले लेता हूँ, म्यू। ओके, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। अब मुझे बीच में से इस b को हटाना है, केवल a और c का रोल यहाँ पर रखना है। तो इसके लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 से, देखो समीकरण 1 में b माइनस का है, समीकरण 2 में b प्लस का है, तो b तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा a, नीचे बचेगा माइनस का c, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, ऊपर से आएगा 2k और नीचे से प्लस माइनस 2 म्यू। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k प्लस म्यू। अब चूंकि k कांस्टेंट था, म्यू कांस्टेंट था, इसलिए k प्लस म्यू भी कांस्टेंट होगा। और चूंकि कांस्टेंट को 2 से गुणा किया गया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 से विभाजित हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं अब implies that a माइनस सी कोमा 2 से विभाजित है। और अगर ऐसा है तो a और c का क्रमित युग्म रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएगा। अतः यहाँ दिया गया रिलेशन R एक संक्रामक संबंध होगा। एक हटा देते हैं, संक्रामक संबंध है। अब चूंकि ये जो रिलेशन R है ये सम्मित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, लिखेंगे चूंकि
आर कोमा स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, समझ गए ना। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 6 में दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में R बराबर ए बी सच दैट A तथा B दोनों ही या तो सम है या विषम है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए आसान है, पहले तो हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो हमें दिया हुआ है A का मान 1 2 3 4 5 6 7, R का मान दिया हुआ है, R में A B जैसे एलिमेंट है सच दैट A तथा B दोनों या तो सम है या विषम है। देखिए सबसे पहले बात आती है स्वतुल्यता के लिए। स्वतुल्यता के लिए हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। A किस में से लिया है? A में से लिया है। वैसे A में 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, यानी मैं यहाँ A का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक कुछ भी ले सकता हूँ। तो अगर A बिलोंग्स टू कैपिटल A है, तब चूँकि A यदि सम है तो कोई भी संख्या खुद के जैसी सम या विषम की बात कर रहे हैं, सम या विषम हो सकती है या फिर होगी। ठीक है, कोई भी संख्या खुद के जैसी सम या विषम होगी। यहाँ पर भी हम सम या विषम शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, अगर A एक संख्या है तो A अपने के बराबर तो होगी ही होगी, चाहे वो सम हो या विषम हो। इसका मतलब A, A बिलोंग्स टू R होगा। अतः R स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सिमेट्रिविटी यानी सममितता। सममितता के लिए हम दो अवयव लेते हैं। एक अवयव A ले लेता हूँ, एक B ले लेता हूँ। ये A में से लिए हैं मैंने। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि A, B R में बिलोंग्स कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया A तथा B सम है या विषम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर A तथा B सम है या विषम है तो B तथा A भी तो सम होंगे या फिर विषम होंगे। तो इम्प्लाइज दैट B, A R में बिलोंग करेगा।
तो ए बी आर में है, बी ए बी आर में है, इसका मतलब आर सममित है, आर सममित संबंध है। ठीक है, इसके बाद संक्रामकता चेक करते हैं। संक्रामक संक्रामक के लिए 3 अवयव होते हैं। तो ए बी और सी ले लेते हैं जो इस सेट ए से लिए गए हैं। पहले 2 का जोड़ा बनाया, व बाद के 2 का जोड़ा बनाया और कह दिया कि ये रिलेशन आर में है। अब इस रिलेशन आर की डेफिनेशन यूज करें। ए व बी या तो सम है या विषम, तथा बी व सी के लिए लिखेंगे बी व सी या तो सम है या विषम। ठीक है, इम्प्लाइज दैट। अब ए हम पहले मानकर चले सम के बारे में, ए व बी दोनों सम हैं, बी व सी दोनों सम हैं, तो ए व सी भी तो दोनों सम होंगे। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ए व सी भी या तो सम है या विषम है। तो हम लिख सकते हैं implies that ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसा हो जाए कि ए बी और बी सी आर में हो, बीच में से बी हट जाए, ए और सी का क्रमित युग्म बन जाए और वो भी आर में हो, तो हम कहते हैं implies that आर संक्रामक है। और लिखेंगे चूंकि आर कोमा स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हम इनके लिए लिखेंगे। देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 में सारी की सारी संख्या विषम है, इसलिए इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें 2, 4, 6 आया है, इसकी सारी संख्याएं सम हैं, इसलिए इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन इसमें विषम संख्याएं आई हैं और इसमें सम संख्याएं आई हैं, इसलिए इसका कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं होगा। अब आपको ये बात मात्र लिखनी है, बस क्या लिखना है कि इसमें प्रत्येक संख्या विषम है, इसलिए प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसमें सभी संख्याएं सम हैं, इसलिए प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन इसमें सभी विषम संख्याएं हैं और इस समुच्चय में सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए इसका कोई भी अवयव इसके किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है और बाद में प्रूव्ड लिख देना है। तो ये था भाई चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसके 6 उदाहरण। अब आप धीरे धीरे लाइन पकड़ चुके होंगे किस तरह से इसके क्वेश्चंस करने हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आता। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा फिर उनको आप मैच करके देख लेना कि आपने सही किए हैं या नहीं किए हैं। और नेक्स्ट पार्ट का लिंक जो है मैं अभी इस पर दे दूंगा एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाने से पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।